नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे हेमचंद्र सीरीज या फिबोनाची सीरीज। देखिए, इसे हेमचंद्र सीरीज क्यों कहते हैं? इंडियन मैथमेटिशियन इस सीरीज को पहले से यूज करते थे। फिबोनाची ने बाद में स्टार्ट किया और फिबोनाची का जो टाइम रहा, फिबोनाची ने अपनी एक बुक लिखी थी। मैथमेटिशियन थे इटली के, उन्होंने बुक लिखी थी सन 1202 में। और इस बुक में इन्होंने ये अपनी सीरीज बताई थी जो इंडिया में ऑलरेडी थी। इंडिया यहाँ पहले से ही था, इंडिया में ये सीरीज पहले से ही थी और काफ़ी एंशियंट टाइम से थी। 1202 में फिबोनाची ने स्टार्ट किया और इसमें एक रैबिट का एग्जाम्पल लिया था। तो रैबिट रैबिट मतलब खरगोश खरगोश का एग्जाम्पल लिया था कि खरगोशों की वृद्धि किस तरीके से होती है, उनका प्रजनन किस तरीके से होता है, कितने दिनों में कितनी संख्या में नई खरगोश पैदा होती हैं। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये सीरीज बनाई थी। तो अभी आज के समय में हम इसे फिबोनाची सीरीज के रूप में ही जानते हैं। इसका नाम सभी जगह कहीं पे भी मिलेगा, वो फिबोनाची सीरीज ही मिलेगा। तो हम ऐसे ही मान के चलेंगे कि ये फिबोनाची सीरीज है और ये प्रकृति के कुछ बेसिक नियमों को बताती है। प्रकृति में जो कुछ बेसिक फेनोमेना हैं, उन बेसिक फेनोमेना को डिफाइन करने के लिए ये सीरीज लॉन्च की गई थी। रैबिट का भले ही रैबिट से स्टार्ट हुआ था, लेकिन प्रकृति के जो नियम हैं उन्हें जब मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग उन्हें समझा जाता है तो ये भी समझ में आता है कि उस पैटर्न पर या उस रूल को, उस जो मैथमेटिक्स के अंदर हमें पता चला है, उसको बहुत सी प्राकृतिक घटनाएं फॉलो करती हैं। तो फिबोनाची ने ये स्टार्ट किया था और बाद में और भी स्टडी हुई तो ये देखने को मिला कि प्रकृति में बहुत जगह पर इस फिबोनाची सीरीज का यूज होता है। एंशियंट टाइम से ही होता आया है। जो भी बिल्डिंग की स्ट्रक्चर्स हैं, आज के टाइम में भी जो ब्रिज बनते हैं उनमें भी इसका यूज होता है, कंप्यूटर लैंग्वेज बनाने में, और यहाँ तक कि अपने स्टॉक्स ट्रेडिंग में भी इससे कुछ लेवल्स डिफाइन होती हैं। नेचर में हम देखें तो कोई फूल बनता है, जैसे ये फूल है, फूल बनता है, ये इस तरीके से जो फूल है, मैं कलेक्शन कर लेता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे जैसे ये फूल बन रहा है, तो इसमें यहाँ से स्टार्ट होके ये कुछ पैटर्न है, इस तरीके से स्पाइरल शेप में यहाँ से स्ट्रक्चर बन रही है। ऐसी स्पाइरल स्ट्रक्चर है इस तरीके से। यहाँ से आप देखें तो यहाँ से देखिए ये स्पाइरल स्ट्रक्चर है, इस तरीके की स्ट्रक्चर बन रही है। यहाँ ये जो ऊपर का ये आप देख पा रहे हैं, ये जो भी बीज बन रहे हैं, जो कुछ भी है, यहाँ पे भी कुछ ऐसी स्ट्रक्चर है। ये आप देखें तो ऐसे ये घूम के और इस तरीके से ये बने हुए हैं। इसके अंदर देखें यहाँ पर, तो यहाँ पे भी स्पाइरल इसी तरीके से ऐसे ही चल रहा है। अब इस स्पाइरल से को समझने के लिए मैथमेटिक्स में क्या यूज करते हैं वो अभी देखते हैं। ये सारे स्पाइरल्स वगैरह हैं और यहाँ हम एक पेड़ का एग्जांपल लें तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ आप समझ के देखेंगे तो यहाँ समझ में आएगा। यहाँ ऊपर से स्टार्ट करें, ये एक ब्रांच है। ये ब्रांच कैसे बनती है पेड़ों में, उसका एक पैटर्न है। ऐसा नहीं है कि कोई तुक्के से काम हो रहा है, मतलब पैटर्न है। प्रकृति के हर एक काम में पैटर्न है। उस पैटर्न को हम अब तक समझ पाए हों या नहीं समझ पाए हों, लेकिन एक पैटर्न है। अभी हम स्टॉक मार्केट के बारे में कहते हैं, जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि कुछ नहीं, किस्मत से काम हो जाएगा, ऐसा है, कोई ऐसे कभी भी ऊपर चला जाता है, कभी भी नीचे चला जाता है। तो ऐसा कैसे हो सकता है? प्रकृति के सभी कामों में पैटर्न है, उसको मैथमेटिकली समझा जा सकता है। लेकिन
ऐसा नहीं हो सकता कि स्टॉक मार्केट में कोई पैटर्न नहीं हो, यहाँ पे भी पैटर्न है, लेकिन उसे हम समझने की कोशिश करें तो समझ सकते हैं। जैसे ये ब्रांचेस हैं जो अभी आपको दिख रही हैं, ये जो ब्रांचेस हैं, एक ही ये ब्रांच है, एक ही ये ब्रांच है, और ये दोनों ब्रांच इस ब्रांच से जुड़ी हुई हैं। तो यहाँ पर हमने वैल्यू लिख दी 2, ठीक है, 1 और 1 2। इसी तरीके से ये एक और ब्रांच है, इसको भी अब इसमें नीचे की लेवल पाए, इस लेवल से नीचे की तरफ आकर हम जा रहे हैं, तो यहाँ पर इस ब्रांच की वैल्यू ये तो एक ही रहेगी, क्योंकि इस ब्रांच में केवल एक ही है। अब 1 और 2 इन दोनों को अगर ऐड करें तो ये जो इससे नीचे की जो ब्रांच है, जिसमें से ये सारी ब्रांचें अलग हुई हैं ऊपर की, 2 को और 1 को दोनों को जोड़ दें तो 3 आता है। इसी तरीके से यहाँ पर क्या हो रहा है, एक ब्रांच और एक ब्रांच, ये दोनों ब्रांच मिलके ये दोनों ब्रांच इस एक ब्रांच के अंदर जुड़ी हुई है, तो ये 2 डिवाइड हो रहा है 1 + 1 में। इससे नीचे यहाँ पर देखें तो 3 इधर की और 2 इधर की, और ये दोनों ऐड हो गई, तो नीचे की जो इनसे नीचे की जो ब्रांच हुई उसकी वैल्यू क्या है कि 5, क्यों 5 में से 3 इधर को डिवाइड हो गई, 2 इधर को डिवाइड हो गई, इस तरीके से चला। ऐसे ही इधर ये 1 और 1 2, 1 और ये 1 की 1 रही, 1 और 2 मिला के 3 हुई, और ये वाली 3 और ये वाली 3 इधर की साइड में ये 3 की 3 ही रही, ये 5 है, ये 3 है, दोनों मिला के 8 हुई। ऐसे ही ये चल रहा है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू 5 है, ये आया तो यहाँ पे वैल्यू 3, यहाँ पर 3, इसकी इधर वैल्यू 2 वाली वैल्यू है, ये 5, ये दोनों को जोड़ दें तो 5 और 3 8। तो इस तरीके से 8 और ये 8 और 5, ये 5 और इधर का 8, ये दोनों जुड़ के कितने हो गए 13 हो गया। इससे नीचे ये इधर का 13 और इधर का 8, मतलब 13 + 8 कितना होगा 21। तो इस तरीके से नीचे एक तना है, एक तना ऐसे डिवाइड हो रहा है, एक के बाद यहाँ से 2 ब्रांच हुई, 2 यहाँ पर ब्रांच कितनी हुई टोटल, ये 3, ठीक है, 1 2 3, यहाँ पर ब्रांच कितनी हुई 5, 1 2 3 4 5, और यहाँ अगली लेवल पर ब्रांच कितनी हो गई 8, इस लेवल में ब्रांच कितनी है 8 है, फिर अगली लेवल पर ब्रांच 13 है, फिर 21 है। तो इस तरीके से 1 ब्रांच 2 ब्रांच 3 5 8 13 और 21, इस तरीके से कुछ सीरीज चल रही है। अब इसका क्या सेंस है वो अभी वापस से देखते हैं। इस स्पाइरल को देखें तो इस स्पाइरल में क्या समझ में आ रहा है, हम इसे थोड़ा सा बड़ा करके देखते हैं, पहले थोड़ा सा जूम करते हैं, यहां से शुरू करते हैं। देखें, स्पाइरल को हम ऐसे बॉक्सेस में डिवाइड कर सकते हैं। अब बॉक्सेस में डिवाइड करेंगे तो बॉक्स की वैल्यू किस तरीके से लेंगे, बॉक्स कितना बड़ा होना चाहिए, क्या होना चाहिए। तो जैसे हमने एक ये स्क्वायर ले लिया, इसे हमने बेस ले लिया 1, मतलब इसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों ही क्या है 1 है, ठीक है। ये 1, ये एक और 1, और ये 1 यहां तक और 1 यहां तक, टोटल दोनों को जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 2, मतलब यहां से यहां तक की लेंथ 1, यहां से यहां तक की लेंथ 1, इन दोनों को जोड़ दें तो 2। और ऐसे ही जो इधर की जो ऊंचाई थी, इस ऊंचाई को और इधर को सॉरी ये 2 हो गया। तो अगला जो स्क्वायर आएगा, अगला स्क्वायर क्या हो गया 2/2 का, तो 2/2। नेक्स्ट 2 तो ये था ही, 1 ये था, तो ये लेंथ कितनी होगी 3 हो गई। तो एक स्क्वायर हमने 3 का क्रिएट कर दिया 3/3, ठीक है। अब ये 3 यहां से यहां तक ये 3 है, और यहां से यहां तक 2 है, तो टोटल कितना हो गया 5 हो गया। तो 5 की लेंथ और 5 की विड्थ, तो ये स्क्वायर हमारे पास आ गया। ये नेक्स्ट आ गया हमारे पास 5/5 का, 5/5। इसी तरीके से क्या होगा, यहां से यहां तक ये 5 था, और यहां से यहां तक 3 था, क्योंकि ये 3 की लेंथ के बराबर है। तो 5 और 3 8 हो गया। और आगे देखें
तो ये 8 तो था ही, यहां से यहां तक ये 8 है, और इस पॉइंट से और इस पॉइंट तक, मतलब यहां पर आपको मार्क करके दिखाऊं, यहां से और यहां तक कितना है, लेंथ कितनी है 8, और यहां से और यहां तक कितनी है 2 इस वाले स्क्वायर की और 3 इस वाले स्क्वायर की, मतलब टोटल 5, या नीचे यहां से देख लें, यहां से ये 5 वाली लेंथ है, तो ये लेंथ कितनी है 5 है, तो टोटल मिला के ये लेंथ कितनी हो गई 13 हो गई। तो ये एक नया स्क्वायर आ गया 13। ऐसे ही फिर अगला जो स्क्वायर है, अगला स्क्वायर कितना हो जाएगा 21। अब इससे यहां पर एक स्पाइरल बनाया जा सकता है, जैसे इसमें स्पाइरल बना हुआ है, यहां इसको स्मूथली इस लास्ट वाले पॉइंट से मिलाएं, मतलब डायगोनल डायगोनल बनाए, स्मूथ डायगोनल, और ये वाला ऐसे इस पॉइंट से, फिर इस कॉर्नर को इस कॉर्नर तक, फिर इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट और अगला भी इस तरीके से चलें, तो यहां पर ये एक स्पाइरल हमें मिल जाएगा, ये स्पाइरल मिला। ये स्पाइरल क्या बताता है, इसे हम फिबोनाची स्पाइरल बोलते हैं, और इसका रिलेशन फिबोनाची नंबर से है। यहां पर देखें, जो नंबर्स थे, नंबर हमारे ये थे, अभी जब हमने स्पाइरल देखा तो स्पाइरल में नंबर क्या थे, ये डिफॉल्ट नंबर है 0 एंड 1। 0 1 डिफॉल्ट नंबर का मतलब हम यहाँ से शुरुआत करेंगे, ये डिफॉल्ट नंबर्स हैं। इन दोनों को अगर जोड़ेंगे 0 और 1 को, कितना आएगा 1। इस तरह 0 + 1 = 1, ठीक है। अब 1 में, इस वाले 1 में इस पिछले वाले नंबर को जोड़ दें, तो 1 + 1, 1 + 1 कितना हो गया 2, ओके। फिर 2 में इस पिछले वाले नंबर को 1 को जोड़ दें, तो 1 + 2 3। फिर इस 3 में इस पिछले वाले नंबर 2 को जोड़ दें, तो 2 + 3 5। फिर 5 में 3 को जोड़ते हैं तो 8, 8 में 5 को जोड़ते हैं तो 13, 13 में 8 को ऐड कर दें तो 21, और 21 में 13 को ऐड करते हैं तो 34। तो इस तरीके से हमारे पास नंबर आए 0 1 1 2 3 5 8 13 21 34। इसी तरीके से हम अगर आगे करते जाएं तो आगे हमें और नंबर मिल जाएंगे। ये भी वही है, इसमें डिफरेंस नहीं है। और जो अभी फिबोनाची स्पाइरल बना था वो हमने देख लिया, नंबर से यही आ रहे हैं, सीरीज इसी तरीके से बन रही है। जो स्पाइरल बना था उस स्पाइरल के अकॉर्डिंग इस फूल को देखें तो स्पाइरल इसमें भी ऐसे ही कुछ डिजाइन हो रहा है, इसी तरीके से स्पाइरल बन रहा है। ये शंख है, घोंगा जिसे बोलते हैं, यहां पर भी इसी तरीके से ये स्पाइरल बन रहा है। जो समुद्र में चक्रवात आता है, तूफान आता है, वो भी इसी तरीके से होता है, एक केंद्र होता है और फिर वहां से आगे फैलता हुआ होता है। ये जो फूल बन रहा है इसमें भी सेम यही शेप है, यही स्पाइरल है इसी तरीके से। तो हमें ये देखने को मिलता है कि सभी जगह स्पाइरल्स बनते हैं। जो भी हमने नंबर्स देखे, तो नंबर आप समझ गए नंबर क्या है। इसमें ये टेबल बनी हुई है, पहले नंबर्स देख लेते हैं। तो सीरीज में नंबर कैसे हैं, 1 1 2 3 5 8 13 21, फिर 34, इसमें 21 जोड़ेंगे तो 55 89 144 233 377 610 987 1597 2584 4181। इस तरीके से ये सीरीज आगे की तरफ बढ़ती जाएगी। अब हम इसमें कुछ रेशियो देखते हैं। रेशियो मतलब अनुपात, अनुपात देखते हैं कि ये अनुपात किस तरीके से रहेंगे। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे जैसे ये नंबर्स हैं, अब हम इसमें डिवाइड करके देखेंगे जिससे अनुपात आ सके, रेशियो आ सके। तो रेशियो को इस तरीके से देखेंगे, आप ये समझिए कि ये पहला नंबर है, ये पहला नंबर है, ये दूसरा नंबर है। तो इस अगले वाले नंबर में पहले वाले नंबर का भाग देंगे, तो 1/1 करेंगे तो 100 आएगा, मतलब 100%, परसेंटेज में कर देंगे तो 100%। और फिर
इस वाले 1 में 2 का से डिवाइड करें अगले नंबर से, टू को सॉरी 1 से डिवाइड करें तो 200%। 3 को अगर 2 से डिवाइड करें 3 डिवाइडेड बाई 2 तो 150 आएगा। 5 को 3 से डिवाइड करें तो 166.67 आएगा। नेक्स्ट 8 है तो 8/5 करें तो 160 आएगा। ऐसे 13/8 करें तो 162 आएगा। 21/13 करें तो 161.54 आएगा। इस तरीके से हम नीचे की तरफ अगर बढ़ें तो यहाँ पर देखने को मिलेगा कि ये इस तरीके से नंबर बढ़ते जाते हैं। और फाइनली हमारे पास क्या आ रहा है यहाँ, ये देखिए 161.90, नेक्स्ट 161.72 और आगे अगर चलते जाएं तो आगे फिर 161.8। इतना परसेंट ये फिक्स हो जाता है। फिर आगे के जितने भी नंबर्स हैं वो इतना ही आता है। तो इसे हम ये मान के चलेंगे, एक एवरेज देखें अगर ज़्यादा जो रिपीटेबिलिटी हो रही है वो 161.8 की है तो ये एक नंबर हो गया। अगर हम इस वाले नंबर को इस पहले तीसरे वाले नंबर को पहले वाले नंबर से डिवाइड करें तो क्या आएगा, जैसे अभी ये 3 है तो इस 3 को 1 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या आएगा 300%। फिर 8 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 250। इस तरीके से अगर करेंगे तो आगे हमें एक कांस्टेंट नंबर मिल जाएगा और वो कांस्टेंट नंबर होगा यहाँ पर 261.8। ठीक है, ये वाला नंबर है 261.8, मतलब 61.8 चल रहा है यहाँ पे। आप ये देखिए यहाँ पर भी ये 100 है, लेकिन वैसे देखा नंबर तो 61.8% बढ़ रहा है। मतलब जो नंबर है मेन नंबर है पिछले वाला उसका 61.8 टाइम्स आगे बढ़ के है। तो आगे ये स्टेबल हो जाता है 161.8 पर, ऐसे ये 261.8 पर। नेक्स्ट इसमें देखें सीरीज में तो नेक्स्ट कहाँ पर पहुंच रहा है, जो स्टेबल नंबर्स हैं हम सीधे स्टेबल नंबर्स को देख लें तो 161.8 एक तो ये नंबर है, 261.8 ये नंबर है, नेक्स्ट 423.61%, नेक्स्ट 685.41 और ये इतने आगे तक हमें जाने की ऐसी जरूरत नहीं है। तो ऐसा कैसे हो पा रहा है, अभी जब हमने जब पहले नंबर से डिवाइड किया जस्ट प्रीसीडिंग नंबर से तो ये वाले नंबर्स आए, ये रेशियो आए। जब दो पहले वाले नंबर से किया तो ये नंबर्स आए। ऐसे 3 पहले वाले से करेंगे, 3 पहले वाले का मतलब है जैसे अभी यहाँ पे देख रहे हैं ये 300 कैसे आया, जब 3 को और इस तीसरे नंबर हमारा एक छोड़ के दूसरे अगले वाले इस नंबर से डिवाइड करेंगे तो हमारा 300% ये आ रहा है। ऐसे ये नेक्स्ट है तो 5 को जब 1 से डिवाइड करेंगे, 5 को 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये आएगा, जैसे 5 को डिवाइड करें हम 1 से तो हमारे पास ये 500% आएगा। ऐसे ही नेक्स्ट अगला 8 है, 8 को जब 1 से डिवाइड करेंगे तो ये अगला जो 5वें नंबर का ये नोट कर रखा है तो ये 800% आएगा। इस तरीके से ये नीचे टेबल बनी हुई है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास इंपॉर्टेंट नंबर्स क्या आएंगे, हमारे पास इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं जो फाइनली स्टेबल नंबर आ रहे हैं। स्टेबल नंबर कौन से हैं, स्टेबल रेशियो क्या है, ये वाले 161.8, 261.8, 423.61, 685.41 और ये वाले नंबर, ज़्यादा ऊपर के नंबर हमारे काम के नहीं, ये मान लीजिए। ठीक है, अच्छा अब हम इसका उल्टा करें, इसका उल्टा कैसे करेंगे, ये टेबल दे रखी है कि फॉलोइंग नंबर से जब डिवाइड कर दें, फॉलोइंग नंबर से डिवाइड करने का मतलब है जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो, तो मैं साइड में कर देता हूँ जिससे सही से देखें। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, फॉलोइंग नंबर का मतलब है कि जब हम 1 को 2 से डिवाइड करें, मतलब नेक्स्ट नंबर से डिवाइड करें तो 50% आएगा। 2 को 3 से डिवाइड करें तो 66.67 आएगा। 3 को ठीक है, और 3 को 2 से डिवाइड करें, 3 को 2 से डिवाइड करें तो सॉरी 2 को 3 से डिवाइड करें तो 66 पॉइंट, ये 3 को 5 से डिवाइड करें, सॉरी इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है, तो 3 को 5 से डिवाइड करें तो 60%, 5 को 8 से डिवाइड करें तो 62%, 8 को 13 से डिवाइड करें तो 61.5% और 13 को 21 से डिवाइड करें तो 61.9।
इस तरीके से आगे डिवाइड करते जाएंगे तो हमारे पास यहाँ पर भी एक स्टेबल नंबर आ जाएगा, वो कितना होगा 61.80। इसी तरीके से 2 नंबर पहले वाले से करें, दो नंबर बाद वाले से करें, जैसे मान लो 855 को 144 से डिवाइड करें तो ये आएगा 38.20%, ठीक है। और अगर इसे नेक्स्ट अगले से करें 55 डिवाइडेड बाई 233 तो ये आएगा 23.61%। और अगर चौथे नंबर से करें तो ऐसे ये नंबर आएगा, ये परसेंटेज आएगी और ये परसेंटेज आएगी। तो यहाँ पर भी हमें क्या मिल रहा है, हमें स्टेबल नंबर क्या मिल रहा है, एक तो डिवाइड करने पर नंबर आया है 61.8 और 38.2 और 23.6। आगे नंबर तो ये भी आते हैं लेकिन ये कम परसेंटेज वाले हैं, तो इन नंबरों को नॉर्मली हम यूज नहीं करते हैं। ये जो दिख रहा है कि चौथे नंबर से, पांचवें नंबर से और छठवें नंबर से डिवाइड करने पर जो हमारे पास नंबर्स आते हैं, इनको हम नॉर्मली चार्ट पर यूज नहीं करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर एक काम और करें, मल्टीप्लाई करें इन रेशियो को। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई और डिवाइड के लिए 2 टेबल और बनी हुई हैं। अभी हम पहले इस टेबल पर फोकस करें, ये जो टेबल है इस टेबल पर फोकस करें। तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, जैसे हमारे पास ये नंबर आए थे 61.8 आया था, 38.2% आया था, 23.6% आया था, 14.59। ये 3 नंबर हम बोल रहे थे कि इन्हें हमें काम में नहीं लेना है, हम इन 3 नंबर्स को ही, 3 रेशियो को ही काम में लेंगे। तो जब हम ऐसे ही इधर को बना लिया है 61.8, 38.2, 23.6, इस तरीके से ऐसे। और अब हम मल्टीप्लाई करें, जैसे 61.8 में इसमें मल्टीप्लाई करें इस वाले नंबर का, तो ये कॉलम बनेगा, ये कॉलम बनेगा, ये वाला, ठीक है, ये कॉलम बनेगा। तो ये आएगा 38.2। जब इसे डिवाइड करेंगे तो ये कॉलम, ये कितना बनेगा, ये बनेगा जब 61.8% को 61.8% से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो 38.2। और 38.2% को जब 61.8% से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 23.6। और ऐसे ही जब 23.61 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 14.59, ठीक है। तो ये हम यूज में नहीं लेंगे। इधर की तरफ देखें तो ये 23.61 आएगा जब 61.8 का मल्टीप्लाई करेंगे 38.2 से, तो यही वाला नंबर है। जब अभी हमने इधर से मल्टीप्लाई किया था 38.2 को 61.8 से, यहाँ पे हम 38.2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 61.8 से, तो नंबर तो वही आना है 23.61, ये वाला नंबर, ठीक है। ये बार बार यही कि ये नंबर रिपीट होंगे। तो हमारे पास एक ये नंबर 23.61% ये इंपॉर्टेंट नंबर हो गया, एक 38.2 इंपॉर्टेंट हो गया। यहाँ पे हमें 2 मल्टीप्लाई करने पर 2 नंबर हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो गए। नेक्स्ट इसी काम को हम डिवाइड करके देखें कि इनको नंबर्स को अगर डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आएगा। तो डिवाइड करने के लिए, डिवाइड करने पर ये टेबल आती है। जब हम इसमें डिवाइड हो कैसे रहा है, देखिए जब 61.8% को ये वाला जो कॉलम है उसे जब 61.8% से इससे डिवाइड करेंगे तो सिंपल सी बात है 1 आएगा। 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंटेज में देखेंगे तो 100% आएगा, 100%, ठीक है। ऐसे ही जब 38.2 इसको डिवाइड करेंगे 61.8 से तो हमारे पास आएगा 161.8। और जब इसे डिवाइड करेंगे 23.61 से तो हमारे पास आएगा 261.8%। और जब इसी नंबर को डिवाइड करेंगे 14.59 से तो हमारे पास आएगा 423.61। और जब इस वाले नंबर को डिवाइड करेंगे इससे तो ये आएगा 685.41। ऐसे ही अगला अगर 38.20 को डिवाइड किया जाए, अगर इससे डिवाइड किया जाए तो अभी जैसे 161 आया था, अब इसका उल्टा आएगा, मतलब 100 हट जाएगा तो 161.8। और जब 38.2 को 38.2 से डिवाइड करेंगे तो ये कौन सा बॉक्स बन रहा है, ये वाला, तो ये 100%। और फिर इसका उल्टा चलता जाएगा 23 वाला, और 38 जब इसे 38.2% को डिवाइड करेंगे 23.61 से तो ये 161.8। तो इस तरीके से ये जो नंबर है, ये आप नंबर देख पा रहे होंगे, ये जो नंबर है पूरे इस टेबल के, तो ये नंबर यहाँ पर भी आ रहे हैं, मल्टीप्लाई करने में भी आ रहे हैं,
और जो नंबर्स हैं, नंबर्स को आपस में डिवाइड करने पर, फोर्थ वाले को फिफ्थ वाले को थर्ड वाले से सेकंड वाले से उस तरीके से करने पर भी यही नंबर्स घूम रहे हैं, चाहे परसेंटेज के हिसाब से हो चाहे सिंपल रेशियो हो, लेकिन नंबर्स यही हैं। ये जैसे ऊपर वाले टेबल में ये जो आ रहे थे 61.8, 38.2, 23.6, यही नंबर है। ठीक है, 100 के साथ ऐड हो गया है, क्योंकि जब हम उल्टा डिवाइड करेंगे तो 100 उसमें और ऐड हो जाएगा, तो नंबर्स यही हैं। तो ये जो नंबर्स हैं ये बार बार रिपीट हो रहे हैं। ये नेचर के अंदर जो भी हम प्रकृति देख रहे हैं उसके अंदर इन नंबर्स का काफी इंपॉर्टेंट रोल है, और इन्हीं नंबर्स की जो सीरीज है उसे फिबोनाची सीरीज बोलते हैं। हेमचंद्र सीरीज या फिबोनाची सीरीज, नॉर्मली फिबोनाची सीरीज सब जानते हैं, बाकी इंडिया की देन है, हेमचंद सीरीज ये है ओरिजिनल ये। तो इस तरीके से चलता है। अब ये जो फिबोनाची सीरीज है, कल हमने थोड़ा सा ड्रॉ करके भी देखा था, लेकिन ये फिबोनाची सीरीज इलियड वेव्स में किस तरीके से काम आती है वो भी देख लेते हैं। हमने पहले समझा था कि इलियड वेव 5 वेव से मिलकर बनी होती है। यहाँ पर 5 वेव्स होती हैं। 5 वेव्स कौन सी होती हैं? इस तरीके से पहली वेव इंपल्सिव वेव होती है जो कि प्राइस ऊपर जा रही है, जैसे ये अपट्रेंड है, अपट्रेंड के लिए बात कर रहे हैं अभी हम, प्राइस ऊपर जा रही है। फिर सेकंड नंबर वेव जो यहाँ पर ये दिख रही है, ये रिट्रेसमेंट की वेव है। रिट्रेसमेंट मतलब पहले प्राइस ऊपर जा रही थी लेकिन अब प्राइस रिट्रेस हुई है। ऐसा क्यों हुआ होगा? क्योंकि यहाँ पर डिमांड ज्यादा है, डिमांड बढ़ती जा रही है, प्राइस बढ़ती जा रही है। यहाँ से सप्लाई स्टार्ट हुई तो उसकी वजह से प्राइस नीचे को आई। भले यहाँ पे बायर्स हावी थे, यहाँ सेलर्स हावी होने की कोशिश की, लेकिन इस पॉइंट तक प्राइस रुक गई, उसके बाद प्राइस वापस से ऊपर को जाने लगी। जब ऐसा होता है तो यहां पर जो वेव बनेगी ये नंबर 1 वेव होगी। 1 नंबर जैसे ऊपर लिखा हुआ ही है नंबर 1। यहां से और यहां तक ये जो रिट्रेसमेंट की वेव है इसे हम करेक्शन वेव बोलेंगे। ये इंपल्सिव वेव है, 1 नंबर इंपल्सिव वेव है। ये सेकंड नंबर की जो वेव है 1 से और 2 के बीच में, ये करेक्टिव वेव है। ठीक है, अब इस लेवल तक आने के बाद फिर अगली वेव बनी, अब वापस से प्राइस ऊपर को गई और ये अगली वेव बन रही है। अगली वेव जो 2 और 3 नंबर के बीच में, ये वापस से इंपल्सिव वेव है और इसे हम बोलेंगे ये 1 नंबर हो गई, ये 2 नंबर हो गई और ये 3 नंबर वेव। तो 3 नंबर वेव वापस से इंपल्सिव वेव बनी। फिर 4 नंबर वेव करेक्टिव वेव है जिसमें प्राइस नीचे को आई, ये 4 नंबर वेव हुई। और फिर 5 नंबर वेव वापस से इंपल्सिव वेव, इस तरीके से ये 5 नंबर वेव बनी। ठीक है, ये वेव्स हैं। अब इन वेव्स के बीच में आपस में कुछ रिलेशन होता है। अब वो रिलेशन क्या होता है ये फिबोनाची नंबर से पता चलता है। रिलेशन अगर यहां से यहां तक, यहां से और यहां तक, ये जो हाइट हुई, ये जो हाइट है, ये हाइट, इसको अगर हम 1 मान लें, इस हाइट को 1 मान लें या 100 मान लें, 100 मान लें, ये आसानी रहेगी, 100 मान लें, तो रूल ये कहता है कि ये जो सेकंड नंबर की वेव बनेगी जो नीचे तक आ रही है, ये वेव कभी भी इस 100 से बड़ी नहीं हो सकती। मतलब ये ऐसे करके नीचे नहीं जा सकती, ये नीचे नहीं जाएगी, इसको क्रॉस नहीं करेगी। ठीक है, पहली बात। सेकंड बात ये है कि ये क्रॉस तो नहीं करेगी लेकिन 100 तक पहुंचेगी भी नहीं। लेकिन 100 को क्रॉस तो कैसे भी नहीं करनी चाहिए। ये कितनी रिट्रेस करेगी ऊपर से नीचे, जैसे 100 पॉइंट हमने मान रखे थे, तो 100 से कितनी नीचे जाएगी? तो इसके लिए जो नॉर्मल रेशियो है वो 38.2% नीचे जाएगी, या फिर 50% जो कि हाफ होता है 1 का, इसलिए 50 को हम लेवल लेके चलते हैं। या तो 50% डाउन जाएगी, मतलब इसकी लंबाई का आधा, या 50% डाउन जाएगी, या फिर 61.8% डाउन जाएगी। कितना? 61.8%, जो कि काफी इंपॉर्टेंट रेशियो था। 61.8% बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो था, इसे हम बोलते हैं गोल्डन रेशियो। ठीक है, तो जो गोल्डन रेशियो है 61.8%, या फिर जब ऊपर की तरफ जाएगी तो हम इसमें 100% और ऐड करेंगे। जैसे मान लो ये लंबाई है, ये 100 है, और इस
के रेस्पेक्ट में, इस 100 के रेस्पेक्ट में 61.8% और बढ़ जाए तो सिंपल सी बात है 61.8 100 में और ऐड हो जाएगा तो टोटल कितना हो जाएगा 161.8%। तो इस तरीके से चलेगा। तो अभी जब ऊपर से नीचे आ रही है तो ये या तो 38.2% नीचे आएगी, चाहे परसेंटेज में मान लो चाहे नॉर्मल रेशियो मान लो, उससे कोई ऐसी विशेष बात नहीं है। अगर हम लेवल 1 लेके चलेंगे तो ये 0.382 हो जाएगा। जैसे लेवल हमने क्या ली 1 लेवल ली है तो इतना परसेंटेज का मतलब कितना होगा 0.382, वही नंबर है जो अभी हम देख रहे थे। ठीक है, तो इतना नीचे जाएगी या फिर दूसरी चांस है 0.5% नीचे जा सकती है, मतलब आधा नीचे जा सकती है, 50 पॉइंट नीचे, यहां तक नीचे जा सकती है। या फिर जो हमारा गोल्डन रेशियो है 61.8%, या फिर वैसे अगर देखेंगे तो 0.618, ये जो गोल्डन रेशियो है इस गोल्डन रेशियो तक नीचे जाएगी। बहुत ही रेयर केस में अगला जो नंबर आता है 0.786, ठीक है, इस तक भी जा सकती है, लेकिन बहुत कम चांस है। नॉर्मल चांस ये है कि ये 38.2 से 0.618, मतलब इतने के बीच में ही रिट्रेस होगी। कौन सी वेव? ये 2 नंबर की वेव, इतने से और नीचे नहीं जाएगी। अब हम सोचे कि अगर बाई चांस चलेगी तो फिर क्या होगा? अगर जैसे ये नीचे चलेगी और ज्यादा नीचे चली जाती है तो फिर हम इस वेव की काउंटिंग ऐसे 1 2 3 नहीं करेंगे। ठीक है, ये जो हम काउंटिंग कर रहे हैं ये इस बेस पे आधारित है कि ये जो 2 नंबर वेव है, 1 से 2 नंबर, ये इसके 100% से नीचे कैसे भी ले जाएगी। नॉर्मली 38.2% से 61.8% के बीच ही रिट्रेस करेगी। ये हम कंसिडर करके चल रहे हैं। अगर बाई चांस नीचे चली जाए तो फिर हम इन वेव्स की काउंटिंग कुछ अलग तरीके से करेंगे, फिर इस तरीके से नहीं करेंगे। ओके, तो अभी ये कितनी रिट्रेस होगी? नॉर्मली हम लेके चल रहे हैं कि 61.8% ऊपर से नीचे तक ये डाउन आ जाएगी। ये फिबोनाची रेशियो है, गोल्डन रेशियो जिसे बोलते हैं, ये फिबोनाची नंबर से आता है। इतना रिट्रेस करेगी। फिर अब 2 से 3 नंबर के बीच में जो 3 नंबर वेव है, क्योंकि ये 1 नंबर थी, ये 2 नंबर थी और ये 3 नंबर, जो नंबर 3 वेव है ये कहां तक ऊपर जाएगी? अब इसके लिए भी रूल है। जैसे अभी यहाँ पे जो रिटन में है वेव नंबर 1 जो इंपल्सिव वेव है, ठीक है, तो ये बुल मूव में क्या करती है? माइनर ऑफ वेव है जो कि बुल मूव में चलती है और ये रिलेटिवली स्मॉल होती है, मतलब 3 नंबर वेव से नॉर्मली ये छोटी होती है, 5 नंबर वेव से भी छोटी हो सकती है या बराबर हो सकती है। ठीक है, इस तरीके से रहता है। जो वेव नंबर 2 है वो करेक्टिव वेव है, और करेक्टिव वेव कितना चलती है? जो करेक्टिव वेव है, सॉरी, ठीक है, थोड़े से इसमें डिस्टर्बेंस आ रहा है। अच्छा, जो सेकंड नंबर की जो वेव है वो करेक्टिव वेव है और वो नीचे जाएगी तो कितना नीचे जाएगी? अभी हमने देख लिया, ये वेव नीचे जाएगी अपने 61.8%। नॉर्मली ऐसा हो सकता है कि 38.2% भी जाए, ऐसा हो सकता है कि 0.786% भी चली जाए बाई चांस, या 100% से कम रह जाए। ठीक है, ये वेव नंबर 2 होगी। अब जो वेव नंबर 3 है, वेव नंबर 3 कितनी होगी? नॉर्मली अगर इसे हम 100 मान रहे हैं, इस वेव को अगर हम 100 मान रहे हैं, ये 100 है अगर लेवल, तो इसकी रेस्पेक्ट में 61.8% ज्यादा होगी, मतलब 100 प्लस वो कितना हो जाएगा? 161.8%। तो ये जो वेव होगी ये पहली वेव के रेस्पेक्ट में 161.8% लंबाई की होगी। ठीक है, ये भी फिबोनाची रेशियो है। अब इसके बाद जो 3 से 4 के नंबर के बीच में जो वेव है, नंबर 4 वाली वेव है, नंबर 2 वाली ये करेक्टिव वेव थी और 4 नंबर वाली भी करेक्टिव वेव है। ये कितनी रिट्रेस होगी? रिट्रेसमेंट के लिए इसके भी वही तरीके हैं कि या तो ये पहली वेव का 23.6 होगी या 38.2 होगी या फिर 61.8 हो सकती है। लेकिन इसके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि ये
जो फोर्थ नंबर की वेव है वो इस 1 नंबर की वेव की बाउंड्री में नहीं जाए, मतलब यहां से और यहां तक नंबर 1 का वेव नंबर 1 का एरिया है, तो ये 3 नंबर जो वेव है वो इसको, सॉरी 4 नंबर जो वेव है वो इसको क्रॉस नहीं करनी चाहिए, इसकी टेरिटरी में एंटर नहीं होनी चाहिए, इसका जो एरिया है 1 नंबर का 1 नंबर के एरिया में नहीं जाना चाहिए। अगर बाई चांस चली गई तो क्या होगा, तो फिर ये होगा इस 1 नंबर को हम यहां से यहां तक काउंट नहीं करेंगे, बल्कि 1 नंबर को यहां से और यहां तक काउंट करेंगे और फिर इसको हम 2 नंबर काउंट करेंगे। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है कि ऐसे तो हम बार बार चेंज करते रहेंगे, तो वास्तविकता यही है कि अगर ये रूल टूटा तो फिर हमें वेव्स की काउंटिंग दोबारा से करनी पड़ेगी, नए सिरे से करनी पड़ेगी कि 1 2 3 नंबर जो अभी इसमें जैसे डायग्राम में दिख रहा है उस तरीके से काउंटिंग नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर इस 1 नंबर से बड़ी होगी, 4 नंबर इस 1 नंबर की बाउंड्री में एंटर नहीं होनी चाहिए, रिट्रेसमेंट फिबोनाची नंबर्स के हिसाब से ही होगा। अगर ये ज्यादा बड़ी हो गई, जैसे मान लो कि ये 1 नंबर वेव थी और ये नंबर 2 और 3 नंबर वेव मान लो यहाँ तक है, तो इस 1 नंबर वेव के रेस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो ऐसा हो सकता है कि ये 100% 1 नंबर की 100% रिट्रेस हो जाए, ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो 60 नॉर्मली 61.8% है जो कि गोल्डन रेशियो है, बाकी के होने को तो यहाँ कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा, तो 4 नंबर जो वेव है वो इस तरीके से रिट्रेस होगी, 1 नंबर की टेरिटरी में एंटर नहीं करेगी। दूसरी बात, जो 2 नंबर वेव है, अगर 2 नंबर वेव यहाँ पर कुछ भी एंगल बनाया है, ठीक है, या हम मान लें कि इसमें टाइम लगा, जैसे यहां से और यहां तक टाइम लगा 10 मिनट, मान लो 10 मिनट लगी, तो ये 10 मिनट से ज्यादा लेगी। इनमें से एक जो होगी, जैसे चाहे 2 नंबर हो, अगर 2 नंबर ने लंबा टाइम लगाया है तो 4 नंबर छोटा सा टाइम लगाएगी, अगर 2 नंबर ने कम टाइम लगाया है, छोटा टाइम लगाया है, तो 4 नंबर लंबा टाइम लगाएगी। ज्यादा एरिया में, मतलब इधर की तरफ अगर हम डेट रेंज देखेंगे या कैंडल्स देखेंगे तो ये ज्यादा बड़ा बनेगा, 2 नंबर का कम बड़ा बनेगा तो 4 नंबर का ज्यादा बड़ा बनेगा, अगर 2 नंबर का बड़ा बना है तो 4 नंबर का छोटा बनेगा। इससे काफी हेल्प मिलती है, जब हम चार्ट में देखेंगे तो इससे काफी अंतर आएगा और आराम से ये समझ में आएगा कि कब कौन सी वेव बन रही है, ये समझ में आएगा, लेकिन इसके लिए प्रैक्टिस की जरूरत है। अच्छा, अभी हम ये देखते हैं, अब ये 5 नंबर वेव यहाँ से स्टार्ट हुई, 5 नंबर वेव कितनी लंबी होगी, तो ये 1 नंबर के बराबर भी हो सकती है, 3 नंबर से बड़ी नॉर्मली नहीं होगी। 3 नंबर जो वेव होती है वो सबसे बड़ी होती है नॉर्मली हम इसलिए कह रहे हैं कि ऐसा हो सकता है कि ये 3 नंबर जो वेव है वो 5 नंबर से छोटी हो, 5 नंबर से छोटी हो सकती है, 1 नंबर से भी छोटी हो सकती है, लेकिन 5 नंबर और 1 नंबर 1 एंड नंबर 5 दोनों से छोटी नहीं हो सकती। ठीक है, या तो ये सबसे बड़ी होगी या फिर दोनों में से किसी एक से छोटी होगी, लेकिन दोनों वेव जो, मतलब 1 नंबर इंपल्सिव वेव और 5 नंबर इंपल्सिव वेव, इन दोनों इंपल्सिव वेव से छोटी नहीं हो सकती, किसी न किसी एक से तो बड़ी होगी। अगर बाई चांस छोटी हो तो फिर क्या करेंगे, अगर छोटी होगी तो हम वेव्स की काउंटिंग अलग सिरे से करेंगे, इस तरीके से नहीं करेंगे, ये पैटर्न फिर ये नहीं रहेगा। फिर 1 नंबर कुछ और बनेगी, जैसे इस तरीके से हो, या जैसे 1 नंबर यहाँ तक ले रहे थे, यहाँ तक लेने की वजह ऐसा हो सकता है कि हमें 1 नंबर यहाँ तक मानना पड़े, 2 नंबर फिर ये हो, 3 नंबर फिर और आगे बनने वाली हो, इस तरीके से हमें काउंटिंग चेंज करनी पड़ेगी, फिर ये काउंटिंग नहीं रहेगी। तो कुल मिला के हमने ये देखा कि 1 नंबर के रेस्पेक्ट में 2 नंबर फिबोनाची रेशियो जो है उसके बराबर रिट्रेस होगी, 100% से ज्यादा नहीं होगी, 100% नहीं होगी। 3 नंबर जो है वो नॉर्मली सबसे लंबी वेव होती है, 1 नंबर से भी बड़ी होती है, और बाद में जब 5 नंबर बनती है उससे भी बड़ी होती है। यहाँ का हम लॉजिक ये मान सकते हैं कि ये स्टार्टिंग हो रही है, यहाँ पर बायर्स एक्टिव हो रहे हैं, बायर्स एक्टिव हुए, सेलर्स ने बायर्स एक्टिव हुए, सेलर्स ने अपने यहाँ सेल करना स्टार्ट किया, सेलर्स ने कोशिश की प्राइस को नीचे ले जाने की, लेकिन नहीं ले जा पाए। दो वेव के टक्कर में बायर्स जीते और फिर बायर्स प्राइस को लंबा तक ऊपर ले गए।
फिर सेलर्स आए, उन्होंने वापस से कोशिश की लेकिन मेंटेन नहीं कर पाए। लेकिन बायर्स, सबसे ज्यादा बायर्स का जो पार्टिसिपेशन था वो इस फेज में था, नंबर 3 में। तो 4 नंबर पर सेलर्स वापस से एक्टिव होने लगे और 5वीं वेव बनेगी, इम्पल्सिव बनेगी, लेकिन बायर्स की पावर कम होती जाएगी और सेलर्स धीरे धीरे करके अपना प्रेशर बढ़ाने लग जाएंगे। उसके बाद फिर करेक्टिव वेव आएगी ABC। अब ये जो करेक्टिव वेव है ये क्या होती है, अगला ट्रेंड तो अब ये करेक्टिव वेव जो ABC है ये करेक्टिव वेव ABC है। ये ABC कैसे काम करेगी, यहां तक ये कंप्लीट हो गया, अप ट्रेंड, यहां तक अप ट्रेंड कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद आगे का डिसाइड होगा कि आगे अप ट्रेंड रहना है या फिर डाउन ट्रेंड स्टार्ट होगा। यहाँ पे दोनों पॉसिबिलिटी बनती हैं, हो सकता है अप ट्रेंड वापस से अप ट्रेंड बने या वापस से या हो सकता है ये डाउन ट्रेंड बने। यहाँ पर डिसाइड होगा, मतलब एक ये ट्रेंड यहाँ से यहाँ तक चला, इसके बाद फिर एक करेक्टिव वेव बनेगी ए, ऐसे मान लें कि ये करेक्टिव वेव ए है, ठीक है, और बी अपोजिट डायरेक्शन में, और फिर उसके बाद सी उसी डायरेक्शन में। तो ए डाउन में गई, यहां पर जो बायस थे उन्होंने वापस कोशिश की प्राइस को ऊपर ले जाने की, लेकिन नहीं ले जा पाए और सेलर्स हावी हो गए और सेलर्स ने प्राइस को नीचे की तरफ पुश कर दिया, तो प्राइस नीचे चली गई। तो इसका मतलब अब ये जो ट्रेंड चल रहा था ये ट्रेंड एंड हो गया। अब इसके बाद पॉइंट सी पर ये डिसाइड होगा कि प्राइस ऊपर जाए या नीचे जाए, बायर्स हावी होंगे या सेलर्स हावी होंगे। तो एक नया ट्रेंड स्टार्ट होगा, उसमें फिर वापस से इलियट वेव्स की काउंटिंग ऐसे 1 2 3 4 5 और ABC इस तरीके से चलेगी। यही रिपीट होता रहेगा, यही चलता रहता है मार्केट में। तो अगर हम इस 1 नंबर वेव को 2 नंबर वेव, 1 नंबर और 2 नंबर, इनको अगर पहचान लें, ये हमें पता चल जाए, तो हम 3 नंबर वेव पर लंबी ट्रेड ले सकते हैं और 4 नंबर वेव से नहीं घबरा कर या लिमिटेड रिट्रेसमेंट को हम देखिए कि कितना हम अफोर्ड कर सकते हैं, उस लेवल तक हम ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं और उसके बाद अगली 5वीं वेव का इंतजार कर सकते हैं। और जब 5वीं वेव से यहाँ पर नीचे को आने लग जाए तो यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पे हम ट्रेड से निकल जाएं, तो इस तरीके से हमें बड़ा मूवमेंट मिल जाएगा, ठीक है। ये इसका उद्देश्य है। अब ऐसा नहीं है कि ये एक दिन में समझ के और फिर हम इसे चार्ट पे अप्लाई कर लेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसमें प्रैक्टिस के लिए टाइम चाहिए। पहले हमने थोड़ा सा शॉर्ट में देखा था, आज थोड़ा सा और डिटेल में देखा है। किसी और दिन कभी और टॉपिक्स हो जाएंगे तो फिर इसे और डिटेल में देखेंगे। ऐसा नहीं है कि एक बार देखने से या एक बार समझने से दिमाग के अंदर फिट बैठ जाएगा, नहीं बैठ पाएगा। तो इसे हम वापस से रिपीट करेंगे किसी दिन और कुछ अलग तरीके से करेंगे, चार्ट पर करेंगे। अभी तक हमने चार्ट पर इसे नहीं देखा है, चार्ट पर थोड़ा सा ये एग्जाम्पल देखा था अभी 2 दिन पहले, लेकिन चार्ट पर नहीं देखा है। तो अब आगे हम इसे चार्ट पर देखेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये 1 2 3 4 5 इन्हें पहचानना इतना आसान है। अगर आसान काम है इन्हें पहचानना, 1 2 3 4 5 इस तरीके से ABC इन्हें आराम से पहचान सकें, तब तो फिर हम इस 3 नंबर वेव और 5 नंबर वेव इसमें अच्छी ट्रेड बना सकते हैं। 1 नंबर में तो नहीं बनेगी, 1 नंबर में तो नहीं बनेगी, क्योंकि 1 नंबर तब बन रही है जब ट्रेंड पहले ABC करेक्शन में आके और तब चला हुआ। जैसे ABC अभी हम बात कर रहे थे, ABC के बाद ये नया ट्रेंड चालू हुआ होगा, तो ये नया ट्रेंड चालू हो गया है या नहीं हो गया ये हमें नहीं पता। तो जब ऊपर जाएगी, नीचे रिट्रेस करेगी फिबोनाची रेशियो के बराबर और फिर उससे ऊपर को जाएगी, तब हमें समझ में आएगा कि नया ट्रेंड चालू हो गया है। तो उसके लिए हम ट्रेड यहाँ पर ट्रेड लगाएंगे। और ये फोर्थ वेव बनेगी, तो फोर्थ वेव नीचे को आएगी, वो यहाँ पर इस लेवल पर जो ये इसने ब्रेकआउट दिया था, इस लेवल पर 100% तक जा भी सकती है, लेकिन इसको क्रॉस नीचे की तरफ नहीं करेगी और वापस से ऊपर की तरफ जाएगी। तो हम इसे समझ के चलेंगे कि ठीक है, अभी हमारा ट्रेड
हमारा ट्रेंड कंटिन्यू है। तो अगले वीडियो में देखेंगे चार्ट पर कि इसे किस तरीके से अप्लाई करें और अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग टाइम फ्रेम पर अलग अलग असेट्स के चार्ट पर देखेंगे, अलग अलग अंडरलाइन लेंगे और उसमें चार्ट पर इसे अप्लाई करके समझेंगे कि हम इन वेव्स को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। और साथ ही इन वेव्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, एलियट वेव्स को आइडेंटिफाई करने के लिए कौन से इंडिकेटर्स हैं, जो इंडिकेटर लगा लो तो अपने आप काम कर जाएंगे। उन इंडिकेटर्स में कैसे क्या करेक्शन करना है, क्या चेंज करना है, अपने हिसाब से सेटिंग कैसे चेंज करनी है, ये सारा कुछ हम आगे अगले वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही, इस वीडियो में अभी इतना ही, और आगे फिर देखते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।